स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। इस बैच को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच में एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी मैथ में दिक्कत होती है तो ये बैच आपके लिए है। इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास और शुरुआत करते हैं इस बैच की। आज की क्लास में हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। 7-8 टॉपिक इसमें होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखेंगे, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तभी तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बोलेंगे। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? जितने भी दुनिया में नंबर है वो दो प्रकार से बांटा गया है जिनको। एक होता है वास्तविक नंबर, वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्या जिनको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे। और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले दो भागों में बांट दिया, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। क्लियर है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का क्या मतलब होता है वो समझो। वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती है जिन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है या नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है। नंबर्स लाइन पर। ठीक है, नंबर्स लाइन क्या होती है? नंबर्स लाइन, मान लो ये कोई नंबर्स लाइन है, यहां पर क्या है हमारा? 0 है। इधर की साइड जो संख्याएं आएंगी वो सब प्लस में आएंगी और इधर जो आएंगी सब माइनस में आएंगी। जैसे -1, -2, -3। ठीक है, +1, +2, +3। ठीक, ये होती है हमारी नंबर्स लाइन। तो वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे 0 है, क्लियर, +1 है, +2 है, +3 है, और इधर आ जाएगा -1 है, -2 है और -3 है। इसी तरह से इधर को भी संख्याएं आगे तक जाएंगी और इधर को भी। ये हमारी सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं और क्या क्या हो सकती हैं? और क्या क्या हो सकती हैं? जैसे देखिए, इन संख्याओं के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं भी तो बनेंगी जो बटे में होंगी, जो फ्रैक्शन के रूप में होंगी। तो जैसे मान लिया मैंने 5/8 क्या है? मेरी एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है? वास्तविक संख्या हो जाएगी। या फिर दशमलव में मैं संख्या ले लेता हूँ 0.625, ये क्या है? मेरी एक वास्तविक संख्या है। समझ में आ रही है इतनी बात? या इसके अलावा एक संख्या आपकी आ सकती है रूट में, तो √5, जैसे √11 या √10, √10। ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं। समझ में आई वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ठीक है, वह संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जो नंबर लाइन पर आ सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक नंबर या रियल नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो रूट के अंदर माइनस में संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है √-1। इसको हम मान लेते हैं √-1 को इयोटा, आई से इयोटा, इयोटा। ठीक है, इयोटा क्या मान लेते हैं? इयोटा। तो काल्पनिक संख्याएं आप समझते होंगे क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जो रूट में माइनस में संख्याएं होती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल और साधारण, बहुत इजी भाषा में सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वही इयोटा का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, इयोटा बराबर, तो -1 ले लेते हैं हम। इयोटा बराबर -1 किसमें? काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स के अंदर।
तो ये थी वास्तविक संख्या, ये थी काल्पनिक संख्या। दोनों समझ में आ गई होंगी। जल्दी से दोनों संख्याओं का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इस डायग्राम को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, समझ तो गए आप, क्योंकि बोर्ड पर कम जगह है। ठीक है, सही है। अब वास्तविक संख्याओं को जो है, वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में? दो भागों में। एक तो आपका आता है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक वास्तविक संख्याओं में एक तो होते हैं पूर्णांक, और एक होते हैं दशमलवीय संख्याएं। दशमलवीय संख्या, या दशमलव संख्या बोल सकते हो आप, दशमलवीय संख्या। ठीक है, एक तो हो गए पूर्णांक और एक हो गए दशमलवीय संख्याएं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास इस टाइम चल रही है आपकी, क्योंकि ये आप में से बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता और कहीं ना कहीं फंस जाते हो। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याओं के बारे में आप इस क्लास में जान जाओगे। इस क्लास में आपको एक एक संख्या के बारे में समझा दूंगा, कौन सी संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो आपके पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, 0 से लेकर के +1, +2 और +3, जैसे अभी लिखा था, ये आगे तक जाते हैं। और 0 से पहले -1, -2 और -3, इस तरह से करके ये माइनस की तरफ जाते हैं। तो ये होते हैं पूर्णांक। जो संख्या पूरी है उसे पूर्णांक कहेंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, प्लस में भी हो सकते हैं पूर्णांक और माइनस में भी पूर्णांक हो सकते हैं। उसके बाद दशमलवीय संख्या की अगर बात करो तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2.5, ये क्या है? दशमलवीय संख्या है। क्लियर है? ये पूरी नहीं होगी, ये संख्या काय में होगी? दशमलव में होगी। जैसे मैंने लिखा 0.625, ये क्या है? दशमलवीय संख्या। जिस संख्या में दशमलव आएगा वो दशमलवीय संख्या हो जाएगी। पूर्णांक हमारी क्या होगी? पूरी संख्या होगी, ये दशमलव में नहीं होगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ में आया, काल्पनिक संख्या समझ में आया, पूर्णांक समझ में आया, दशमलवीय संख्या समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज की तरफ चलने वाला हूं मैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे कौन कौन सी होती है। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए, दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। कैसे कैसे? एक तो होता है आपका परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है? दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जो हम इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सही है, रेशनल। और अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सही कर लेंगे अपने आप, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q फॉर्म में होती है। ठीक है, या वह संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को ना तो ये P/Q की फॉर्म में होती हैं और ना ही इन्हें बनाया जा सकता P/Q की फॉर्म में। समझ में आई इतनी सी बात? ये बात समझ में आई। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में बनाया जा सकता है या P/Q की फॉर्म में वो होती है। अपरिमेय संख्याएं P/Q की फॉर्म में नहीं होती, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में वो नहीं बन सकती। एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे परिमेय संख्या मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 0.25, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? मैं यहां से पॉइंट खत्म करूंगा, नीचे 100 लगा लूंगा, यहां से पॉइंट खत्म करूंगा, यहाँ 100 लगा लूंगा, ये कट जाएगा 25 से 4 बार, यानी कि 1/4 आपको यहाँ फाइनली मिल गया। तो क्या ये P/Q की फॉर्म बन गई? तो आप कहोगे हाँ, P की जगह 1 है और Q की जगह 4 है, तो ये क्या बन गया आपका? P/Q फॉर्म में बन गया। कहने का मतलब ये है, दशमलव में ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद
एक निश्चित संख्या तक जाकर रुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ही दशमलव के बाद चला 2 और 5, 5 पे जाके ये क्या हुआ, रुक गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है ये नंबर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही कोई और भी संख्या ले सकते हो आप, जैसे मैंने माना यहाँ 0.2, क्या हो जाएगा, परिमेय। दशमलव के बाद संख्या रुक गई है तो क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आई बात। दूसरी बात, ये तो हो गई रुकने वाली बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक संख्या मान लीजिए ये है, जैसे 2.33333, ये तो रुकी नहीं रही, ये तो कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट, अनंत तक जा रही है। ये संख्या आपकी 2.3333 करके कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। सर आपने कहा था परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो दशमलव के बाद कहीं जाकर रुक जाती हैं, जैसे 5 रुका, फिर 2 रुका, तो यहाँ तो ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, अनंत तक जा रही है। तो यहाँ से दो चीजें आपको समझनी है। एक तो ये कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7/3। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 7/3 आपको यहां मिल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होती है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। अब यहां से दूसरी एक बात निकल के ये आती है कि जो भी संख्याएं हमारी, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस वाली संख्या को, तो कैसे लिख सकता हूं, 2.3 का बार, 2.3 का बार। बार का मतलब ये होता है जिस संख्या पर बार लगा हुआ है वो कंटिन्यू रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। इतनी बात समझ में आई। 2.3 का बार। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद जब कोई संख्या कहीं जाकर रुक जाएगी तो परिमेय संख्या होगी। दूसरा, इस तरह का रिपीटिशन अगर अनंत तक होता है तो वो भी क्या होगी, परिमेय। या फिर दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार लगा होता है वो भी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, इतना बताओ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बार वाली संख्याएं भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, बार वाली संख्या परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय की तरफ, अपरिमेय संख्याओं की तरफ आते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं ऐसे होती हैं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक, जैसे मेरे पास है 36.89, 35 और 56, इसी तरह से ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है आगे तक। अब 36 को तो आप भूल जाइए, दशमलव के बाद देखिए पहले 8 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। यानी कि हर स्टेप में या हर दूसरे स्टेप में क्या होगा, नंबर बदलता जाएगा, या हर स्टेप में इसका नंबर जो है अलग अलग आता जाएगा। तो आप इस संख्या को जो है P/Q की फॉर्म में नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, इस संख्या को कभी भी P/Q की फॉर्म में आप नहीं बना सकते हो। क्लियर है। अब जैसे इसमें और एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या ले लें, जैसे √2 है, √2 की वैल्यू निकालोगे तो काय में जाएगी, अपरिमेय में जाएगी। सही है। √3 की वैल्यू अपरिमेय में जाएगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 3√3। ठीक है, क्यूब रूट निकाला 3 का तो क्या होगा, परिमेय, अपरिमेय होगा। जैसे मैंने लिखा 4√5, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये सब रूट वाली वैल्यू जितनी भी आएंगी आपकी काय में आएंगी, अपरिमेय संख्या में आएंगी। ठीक है, रूट वाली वैल्यू जो आएंगी आपकी काय में आएंगी, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज आती है पाई। पाई को सर कहाँ रखेंगे, पाई अपरिमेय होगी या परिमेय होगी, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अगर पाई की वैल्यू आपको दे दे 22/7, तो 22/7 तो आपका हो जाएगा परिमेय। 22/7, 22/7 क्या है, P/Q फॉर्म है, तो ये हो जाएगा परिमेय। और अगर आपको केवल और केवल दे दे क्या, पाई, पाई, तो पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय में आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पाई की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 3.421, इस तरह से करके उसके नंबर भी आगे तक चलते रहते हैं, जैसे इसमें चल रहे हैं। और वो कहीं भी जाकर एंड नहीं होती है, उसको लगातार भाग करते रहो, वो भाग होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा संख्याओं के वर्गीकरण में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक
और दशमलवीय संख्याओं में। अब दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत आराम से और अच्छे से डिटेल से आपको समझाया है। उम्मीद है आपने भी बहुत प्यार मोहब्बत के साथ और अच्छे से पूरा ध्यान लगा के इसको समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं अब और संख्याओं की तरफ। ये संख्याएं हमने समझ ली, इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं उनको और समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं? इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं वो देखेंगे। नेचुरल नंबर होते हैं आपके एक से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, और इस तरह से ये आगे तक जाते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो की खोज की गई है, वो भी हमारे भारत में। जीरो किसने दिया है? भारत ने दिया है, तो जीरो की खोज हुई है, इसलिए वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर को कहाँ डालते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। एक था पूर्णांक, एक है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं यानी कि जिसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स। क्लियर है? ये होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आप जीरो से शुरू करोगे, एक, दो, तीन, चार, और ये भी आगे तक इसी तरह से जाएगा। ठीक है, तीन, चार आगे तक जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो को क्या हुआ है? आविष्कार किया गया है, और आविष्कार किसने किया है? जीरो का आर्यभट्ट ने। ये याद रखेंगे, जीरो का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। जीरो दिया है आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलिए जीरो के बारे में थोड़ा सा एक दो फैक्ट और बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने यहां लिखा जीरो प्लस दो प्लस चार प्लस छह, इसी तरह से आगे तक जा रही है। इसलिए यहां मैंने लिखा माइनस दो, यहाँ लिखा मैंने माइनस चार, और मैंने यहाँ लिखा माइनस छह। ये सीरीज भी आगे तक जा रही है। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है? सम है, और ये भी क्या है? सम है। चार में से दो घटेगा, छह में से दो घटाया, इसमें से चार आया। चार क्या है? सम है। चार में से दो घटाया, फिर दो आया, दो क्या है? सम है। इसी तरह से जब दो में से दो घटाओगे तो जीरो आएगा, तो ये भी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। भाई, जब सम संख्याओं की सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, तो जीरो भी क्या होना चाहिए? सम। तो जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? सम पूर्णांक, सम पूर्णांक होता है। जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक। ठीक है, तो ये था जीरो के बारे में। जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रूफ। प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया है, सिर्फ बताया नहीं है, करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो क्या हो जाएगा? एक सम पूर्णांक हो जाएगा। जीरो के बारे में ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे अब पूछूं सम संख्या, सम संख्याएं, भाई सम संख्याएं भी तो होती हैं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं तो आप बता दोगे? जैसे आपको इतना तो पता ही है, दो, चार, छह, आठ, दस, ये क्या होते हैं? सम संख्याएं होती हैं। क्या सम संख्याओं में जीरो को शामिल किया जाएगा या नहीं? बस इतना बताना है आपको। तो जीरो को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जीरो क्या निकाला है अभी मैंने? सम पूर्णांक। जीरो से शुरू करेंगे, दो, चार, छ, आठ, इस तरह से सीरीज चलेगी सम संख्याओं के आगे तक। ठीक है, लास्ट संख्या को कहाँ होगा ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, लास्ट संख्या को नहीं होता। लास्ट संख्याएं बहुत दूर तक जा सकती हैं, अनंत तक जा सकती हैं। जहां तक आप काउंटिंग नहीं कर सकते संख्याएं, वहां तक जा सकती हैं। तो इसीलिए ये क्या लिखा है आगे तक? अनंत तक जाएंगी सम संख्याएं। सही है? या फिर इसकी डेफिनेशन आप बोलो, वह संख्याएं जो दो से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दो से कटने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। सम संख्याओं के बाद आता है एक विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स।
ओड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 नहीं आएगा ना, 4 3 2 3, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। ये सब क्या है? विषम संख्याएं। याद रखेंगे सम संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से, प्रूफ करके दिखाया। ऐसे ही विषम संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। क्लियर है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है विषम संख्याएं भी, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से करके। ठीक है, इस तरह से करके। अगर इनको डेफिनेशन में हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे भाई? सम संख्या को कहा था हमने जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम संख्याएं, और विषम संख्याएं क्या है? जो संख्याएं 2 से ना कटे वो क्या है? विषम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्लियर हुआ, दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद अपना गुणनखंड होती है और एक एक, या ऐसे कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 13 17, ये इस तरह से सीरीज चलती है आपकी। ठीक है, 1 3 5 तक तो देखो सेम रहेगा, सम भी और अभाज्य भी, क्योंकि देखो अगर एक को आप डिवाइड करोगे तो ये एक से कटेगा। ठीक है, केवल और केवल एक से कटेगा। एक को क्या करते हैं? एक को हम जो है ना तो अभाज्य मानते हैं ना तो भाज्य मानते हैं। एक को ना तो अभाज्य माना जाता है और ना ही भाज्य माना जाता है। तो एक यहां से हटा दो आप, 3 से स्टार्ट करो। 3 देखो 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा। 5 देखो 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। ऐसे ही 7, ऐसे ही 11, ऐसे ही 13, ऐसे ही 17। तो ये है अभाज्य संख्याएं आपकी जो आपके सामने लिखी हुई है। तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर देखा, उसके बाद हमने देखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं देखी, अभाज्य संख्याएं देखी। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। ठीक है, एक आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, देखो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये और समझो। ठीक है, अच्छे से देखो, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। और ये जो होती हैं सहअभाज्य संख्याएं जोड़े के रूप में होती है। जैसे मैं लिखूं 3 और 5 का जोड़ा, क्या बोलो इनमें से कुछ कॉमन है? ऐसी संख्याएं जिनमें से कुछ कॉमन नहीं होता वही क्या होती है? सहअभाज्य। 3 और 5 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है जिनका HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ 5 और 7, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? 5 और 7, हाँ बिल्कुल है 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं आता। इनमें इनका HCF भी क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, 5 और 7। उसके बाद अगर मैं देखूं, जैसे एक संख्या और लिख के दिखा देता हूं, 9 और 13। 9 और 13, क्या इसमें से कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कभी भी ये मत समझना कि 3 में कुछ कॉमन नहीं, 5 में कुछ कॉमन नहीं, 5 में कुछ कॉमन नहीं, 7 में कुछ कॉमन नहीं। बात को समझना अच्छे से। यहाँ पर अगर तुम समझ लो कि 9 है, हो सकता है 9 में 3 कॉमन आ जाए, है ना? तो ऐसे नहीं समझना, दोनों संख्याओं में देखना है आपस में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो 9 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिंपल से क्या कॉमन आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक संख्या और लिख दूं आपके लिए, 9 और कोमा 12, 9 कोमा 12, हाँ 9 कोमा 12, क्या ये सहभाज्य संख्या होगी? ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अब समझ में आई पूरी बात? क्लियर हो गई? जहां कुछ कॉमन नहीं आएगा वो सहभाज्य होगी, और जहां कुछ कॉमन आएगा वो सहभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, तो सारी की सारी संख्याएं जितनी भी हैं मैंने आपसे सारी डिस्कस की हैं इस क्लास में। उम्मीद है आप सभी ने भी इन सारी संख्याओं को अच्छे से समझ लिया होगा, और जो बरसों पुराना आपका एक कंफ्यूजन था संख्याओं को लेकर के, वो आज दूर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए तब तक के लिए जय।